वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो आज हम क्या बोलते हैं बुक बी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बुक बी में आपका क्या बोलते हैं, आपका कंपनी से रिलेटेड सब कुछ है। ठीक है, बुक बी में हम क्या करेंगे, पहले हम शेयर डिबेंचर वाले को साइड रखेंगे और हम अभी पढ़ते हैं फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट वगैरह है उसको टैली करते हैं। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट याद रखना। देखो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो थोड़ी अलग बनती है। सबसे पहले तो ध्यान रखो कंपनी का कैपिटल, क्या रखो कंपनी का कैपिटल देख लो। ठीक है, पहले तो हमें पता ना, हम अभी तक पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, उसमें कैपिटल कैसे हो रही थी, ए बी सी लेके आ रहा था, कैपिटल बन जा रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शेयर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, शेयर्स होते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है यार, बहुत सारे लोग हैं उसमें, इतने सारे लोग हैं। जब बहुत सारे लोग पैसा लगाएंगे तो वहाँ पे सारे लोग पार्टनर तो हो नहीं सकते, तो वहाँ पे वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर। सपोज करो मैंने कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, अब मैंने कंपनी स्टार्ट करी तो मैंने कंपनी स्टार्ट करते हुए अब सारा पैसा मैं अकेले तो लगा नहीं सकता। बिजनेस में जो पैसा लगता है उसे कैपिटल बोलते हैं। अब मेरे पास दो तरीके हैं पैसा लगाने के लिए, दो तरीके पैसे लगाने के लिए। पहला होता है इक्विटी, क्या होता है इक्विटी, या हो गया डेट, या हो गया डेट। ठीक है, इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब या तो मेरा अपना पैसा जो मेरा प्रॉफिट है, रिजर्व है, कोई सरप्लस पड़ा हुआ है, या फिर मैंने मंगाया शेयर्स के थ्रू। किसके थ्रू मंगाया, शेयर्स के थ्रू। अब शेयर्स होता क्या है, शेयर्स कुछ नहीं है, जैसे मान लो कंपनी में 10 लाख रुपए लगना है। कितना रुपए लगना है, 10 लाख रुपए कंपनी में लगना है। अब 10 लाख रुपए मैं अकेले लगा नहीं सकता, मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए। कितने रुपए, 1 लाख रुपए मेरे पास। अब मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा काम करूंगा कि भाई 10 लाख रुपए जो है, अब मुझे पता है कि 9 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, 9 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, मतलब एक तरीके से 10 लाख ही मान लेते हैं। 10 लाख रुपए कोई अकेला बंदा लगा नहीं सकता है, तो मेरे को पब्लिक से पैसा उठाना है। तो मैंने एक चीज करा, मैंने क्या किया, मैंने कहा 10 लाख को मैं एक पेज बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, छोटे छोटे पेज बनाता हूँ जिसमें अमाउंट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, अमाउंट लिख दूंगा। ठीक है, वो पेज बांटूंगा, बोलूंगा आप ये पेज पकड़ो, बदले में इतने रुपए मुझे दे दो और आप इतने रुपए के हिस्सेदार कंपनी के हो गए। उस हिस्सेदारी को बोलते हैं शेयर होल्डरशिप। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया 100 रुपए का एक पेज। कितने का बनाया, ये पेज है 100 रुपए का। कितने रुपए का पेज, 100 रुपए का। अब 100 रुपए का एक पेज है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे को कितने पेज बनाने पड़ेंगे, कितने पेज बनाने पड़ेंगे, 10,000। कितने पेज बनाने पड़ेंगे, 10,000 पेज। ठीक है, तो 10,000 पेज बनाने पड़ेंगे ना। एक पेज कितने रुपए का हो गया, 100 रुपए का। तो इसी पेज को हम बोल देते शेयर। क्या बोल देते हैं, शेयर बोल देते हैं। समझ आ गया, इजी था। शेयर्स क्या होता है, इस एक पेज को बोल देते हैं शेयर। तो अब आपकी मर्जी है कि आप 1 शेयर खरीदो या 1000 शेयर खरीदो, आपके पास जितने रुपए हैं, तो उसे बोलते हैं शेयर, नंबर ऑफ शेयर। क्लियर हो गया। अब 10 लाख रुपए आसानी से आ जाएंगे, 10 लाख रुपए आसानी से आ जाएंगे। अब 10 लाख में से 1 लाख तो मैंने लगा रखा है ना, 1 लाख किसने लगा रखा है, मैंने खुद ने लगा रखा है। तो मैं कितने शेयर लूंगा, एक शेयर 100 रुपए। अगर 100 रुपए का एक शेयर है तो मैं कितने शेयर मुझे मिल पाएंगे, 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए कितने शेयर मिल पाएंगे मुझे, ठीक है, 1000 शेयर। कितने मिल पाएंगे, 1000 शेयर। तो इसका मतलब है कि 10,000 में से 1000 शेयर हो गए मेरे, तो मतलब मैं 10% का क्या हो गया, ओनर हो गया। 10% का क्या हो गया, ओनर हो गया। बाकी 90% अभी बचा हुआ है ना, 9,000 शेयर और बचे हैं। तो 9,000 शेयर का मतलब ये नहीं कि 9,000 लोग लेंगे। 9,000 शेयर का मतलब है कि एक बंदा पूरे के पूरे 9,000 शेयर खरीद सकता है। तो 9,000 शेयर खरीदेगा तो एक शेयर 100 रुपए का है, तो 9,000 शेयर क्या हो, हर शेयर के 100 रुपए देगा, तो टोटल कितने रुपए देगा वो, 9 लाख रुपए देगा। हो सकता है एक बंदा 1000 शेयर खरीदे, दो एक बंदा 100 शेयर खरीदे, एक बंदा सिर्फ एक शेयर खरीदे 100 रुपए का, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शेयर। ठीक है, तो सारे बंदे ओनर होते हैं। सारे बंदे क्या होते हैं, सारे बंदे शेयर होल्डर होते हैं। जो जो शेयर होल्डर होगा वो कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ हिस्सेदार होगा, कहीं ना कहीं % का ओनर होगा। समझ आ रहा है, या आपको मैं बेस बता रहा हूँ, इसका कहीं काम आगे ऐसा है नहीं, मतलब पर आपको समझ आना चाहिए कि भाई शेयर होल्डर वगैरह होता क्या है। फिर हो गया इक्विटी का मतलब क्या होता है। तो अब शेयर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस। इक्विटी और प्रेफरेंस दो टाइप के, दोनों टाइप के शेयर इक्विटी में आते हैं। समझ आ गया। या तो मैं अपनी शेयर कैपिटल, जो शेयर है मेरा कैपिटल जो है, कैपिटल शेयर के थ्रू ले लूं, वो हो गया इक्विटी में। ठीक है, या तो मैं अपनी कैपिटल कैसे ले लूं, मैं अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं शेयर के थ्रू लेता हूं तो 10 लोग जब पैसा लगाएंगे तो 10 के 10 ओनर होंगे। चाहे थोड़ा शेयर हो चाहे बड़ा शेयर हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं ओनर होगा, उन पर वोटिंग राइट होगा, कंपनी के डिसीजन में वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे। प्रॉब्लम है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरे हाथ में रहे, सब कुछ किसके हाथ में रहे, मेरे हाथ में रहे, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल सा काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको लेने के बजाय मैं लोन उठा लूंगा। क्या उठा लूंगा, लोन उठा लूंगा और लोन के थ्रू कैपिटल बना लूंगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है,
जो बिजनेस में पैसा लगता है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो भाई पैसा मैं लोन लेके भी तो कर सकता हूँ ना, तो वो होता है मेरा डेट। क्या होता है? डेट। ठीक है, डेट मतलब होता है बाहर का पैसा, ठीक है, अपनों का पैसा नहीं। इक्विटी मतलब होता है अपनों का पैसा, शेयर अपने ही तो हो गए, शेयर होल्डर जो हो गए वो अपने ही तो हो गए, कंपनी के ओनर। तो डेट मतलब होता है जैसे मैंने लोन ले लिया, बोरोइंग कर ली, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म वैसे इसमें आता नहीं है, डेट में, वो करंट में आएगा। और लॉन्ग टर्म लोन हो गए हमारे, डिवेंचर्स हो गए। डिवेंचर एक टाइप का बॉन्ड ही होता है, डिवेंचर बिल्कुल शेयर की तरह है, पर डिवेंचर में क्या होता है, हम इंटरेस्ट देते हैं। क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। डिवेंचर हमारा अपना नहीं होता, एक तरीके का लोन है जो हम लोगों से उठा रहे हैं और उनको बोलते हैं कि आपको इतना % उसमें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो बाहर का है, पर वो इंटरप्ट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? तो ये सब होता है डेट। क्या होता है? डेट। तो हमारे पास 2 तरीके हैं कैपिटल बनाने के कंपनी में। समझ आ गया? अभी तक हम पार्टनरशिप का पढ़ रहे थे, फर्म का पढ़ रहे थे, तो उसमें तो पार्टनर लेके आ रहा था। यहाँ पे पार्टनर नहीं होता है, यहाँ पे या तो शेयर के थ्रू उठा लो कैपिटल, ठीक है, या अपना पुराना जो रिजर्व और सरप्लस है वही कैपिटल हो जाता है हमारा, वही पैसा लगा लो, या हम लोन वगैरह के थ्रू उठा लेंगे, उसे बोल देंगे डेट। क्या बोल देंगे? डेट। बी साइलेंट होता है इसमें। ईजी है, इक्विटी डेट। समझ आया? समझ आ गया हमारी कैपिटल कैसे बनती है, कंपनी में कैपिटल बनने का तरीका समझ आएगा। 2 तरीके से, तो इक्विटी या डेट, ठीक है। अब आपको बैलेंस शीट समझाने से पहले मैं आपको उसका बेसिक बताया दूं पहले थोड़ा सा, ठीक है। पहले तो आप एक चीज समझ लो, हमारा पार्टनरशिप में, फर्म में कैपिटल, वो बैलेंस शीट कैसे बनती थी? लायबिलिटी साइड आती थी, एसेट साइड आते थे। अब ऐसे नहीं बनेगा। कंपनी में कैसे बनता है? पहले पूरी लायबिलिटी आती है, उसके नीचे फिर एसेट्स आते हैं, एक लंबी लाइन में बनेगा सब। क्लियर हो गया? अलग अलग नहीं, एक सिंगल लाइन में प्रॉपर्ली सब कुछ एक साथ बनेगा। बट पता है बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी भी सेम होती है और एसेट भी सेम होता है, एसेट लायबिलिटी दोनों बराबर होता है। तो पता है ना? ठीक है। अब पहले मैं देख लो, लायबिलिटी याद है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते थे हम, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये यहाँ काम आता है, ठीक है। आपको पता है ना कि लायबिलिटी को हम कैपिटल क्या वो करते हैं, या फिर कैपिटल को लायबिलिटी में लिखते हैं। कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं, आपको रीजन बताया था, सिंपल सी बात है। कोई बताता नहीं है ये चीज, सिर्फ रटवा देते हैं कि भाई कैपिटल को लायबिलिटी में लिखना है। वो इसीलिए लिखना है क्योंकि सिंपल सी बात है, हम कौन है? बिजनेस है, हम बिजनेस है। पैसा किसने लगाया? ओनर ने लगाया हम पे, तो हमारे लायबिलिटी हो गई नहीं हो गई? क्योंकि उसने कैपिटल लगाया, हमें वापस भी तो करना है। बाहर का पैसा है ना कैपिटल भी एक तरीके से, तो वापस भी तो करना है। इसीलिए कैपिटल भी हमारी एक तरीके की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। इसीलिए हम कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी में लिखते थे और अभी भी लिखेंगे। पर फर्क ये होगा कि जो हमारा कैपिटल में होगा, अब यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं? डिवीजन कर देते हैं कैपिटल का। कैपिटल का क्या कर देते हैं? डिवीजन कर देते हैं। अभी वो आगे बताऊंगा, देखो मैं आपको। अब पहले पढ़ते हैं लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में। यहाँ पे हम कैपिटल को और लायबिलिटी को अलग नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी साइड शुरू होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी से। उसमें पहले हम इक्विटी के बारे में बताएंगे, फिर हम बताएंगे लायबिलिटी के बारे में, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, देखो मैंने बताया ना, आप क्या बोलते हैं? हम लायबिलिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लायबिलिटी पढ़ रहे हैं। लायबिलिटी में देखो हम 3 चीज पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं इक्विटी। क्या पढ़ते हैं? इक्विटी। उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। पहला होता है शेयर होल्डर फंड। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड मतलब होता है पूरा इक्विटी। क्या होता है? पूरा इक्विटी। इक्विटी पार्ट पढ़ा था मैंने अभी। इक्विटी क्या होता है? अपना पैसा। पहले हम लायबिलिटी में डालेंगे अपना पैसा। अपने पैसे में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। क्या आता है? शेयर कैपिटल। ये शेयर होल्डर फंड बाहर का ब्लॉक है, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। पहले तो शेयर होल्डर फंड में क्या है? अपना शेयर कैपिटल। जो अपने कैपिटल उठाइए किसके थ्रू? शेयर के थ्रू उठाइए। अब इक्विटी में और क्या था मेरा? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। जो मेरा पुराना कोई भी रिजर्व बचा होगा या कोई भी मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा होगा, वो भी तो मेरा अपना पैसा है, तो इक्विटी में आएगा। वो भी मेरी कहीं ना कहीं कैपिटल ही है जो मैंने लगा रखी है। ये 2 चीजें। क्लियर हो गया? ये था मेरा शेयर होल्डर फंड, ठीक है। ये इक्विटी वाला पार्ट था। कौन सा पार्ट था? इक्विटी वाला पार्ट खत्म। अब बचा लायबिलिटी। अब क्या बचा? लायबिलिटी बचा। इक्विटी और कैपिटल दोनों फर्क क्या है? अबे इक्विटी कैपिटल फर्क कुछ नहीं है। इक्विटी एक पार्ट है कैपिटल लाने का। जैसे डेट भी एक पार्ट है, तो हम इक्विटी को अलग लिख देते हैं क्योंकि इक्विटी अपना पैसा है ना। अगर मैं डेट के साथ मिला दूं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा दूसरों से लिया, इसलिए डिवेंचर डेट है। क्या चीज? डिवेंचर डेट में है, इक्विटी में आएगा। डिवेंचर हमारा डेट में आएगा ना, क्योंकि अब डिवेंचर डेट में इसीलिए आएगा क्योंकि हमारा एक तरीके का लोन है, क्या अपना पैसा नहीं। शेयर का जो पैसा होता है,
शेयर का पैसा अपना पैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा शेयर पे पैसा लगा रहा है, तो इसका मतलब वो जब कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, क्या लगा रहा है? कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है, तो वो क्या ऐसा लोन नहीं मिल रहा है, वो अब हमारा हिस्सेदार हो गया। क्या हो गया? हिस्सेदार हो गया। शेयर का मतलब तो हिस्सा होता है, तो हिस्सेदार हो गया ना। हिस्सेदार मतलब अपना बंदा हो गया। अब हमें शेयर होल्डर को कभी पैसा वापस देना नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना। हम उसकी मर्जी के खिलाफ मतलब पैसों से वापस नहीं कर सकते, समझ के क्या बोल रहा हूँ? शेयर मतलब तो इसीलिए इक्विटी में आया। डेट का मतलब है कि वो बाहर का पैसा है, हमने लोन लिया है, हम जब मर्जी वापस कर दें, उसका हमारी कंपनी से कोई मतलब नहीं। एक तरीके से उधार है, आज हमने कभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने चुटकी में वापस दिया, हमने कहा चलने का करना। और जो शेयर हो इन्वेस्टमेंट, वो शेयर एक तरीके से कंपनी में पैसा लग गया, वो हमारा, जैसे हम है, हमने कंपनी खोली, हमारा कुछ ना कुछ पार्ट है, हमें कोई भगा सकता है क्या? तो वैसे उन्हें भी कोई नहीं भगा सकता, उन्होंने खरीद लिया, वो भी पार्ट हो गया, समझ के। इसलिए इक्विटी में आ रहे, इसे किस में आ रहे हैं? इक्विटी में आ रहे हैं। इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर फंड में आ रहे हैं। ऑफकोर्स हम कंपनी है यार, हम बिजनेस है तो कंपनी तो होंगे ही ना। हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम वही बस लाइबिलिटी को लिख रहे हैं, पर लाइबिलिटी यहाँ पे अलग हो गई थोड़ी, समझ रही है? लाइबिलिटी में भी कैपिटल वाला पार्ट है। किसका पार्ट है? कैपिटल वाला पार्ट है, समझ आया? कैपिटल बनाते थे ना, ये कैपिटल वाला पार्ट है। कैपिटल दो में डिवाइड हो गए ना, एक तो अपनी कैपिटल और एक बाहर से लोन वाली कैपिटल, तो ये अपनी कैपिटल वाली बात है, समझ गए? तो अपनी कैपिटल को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। बाकी सब चीज नॉर्मल होगी, जो डेटर क्रेडिटर सब आते थे, अभी वो नीचे आएंगे। अभी सिर्फ कैपिटल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटल। इक्विटी और लायबिलिटी बोलते थे, उसमें इक्विटी पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? इक्विटी में हम क्या पढ़ रहे हैं? अपना पैसा। अपना पैसा बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। अपना पैसा क्या हो गया? तो मैं शेयर कैपिटल के थ्रू लेके आ जाऊँ, या फिर मेरा कोई रिजर्व या सरप्लस पड़ा हो, ये होता है मेरा इक्विटी। क्या होता है? पूरा इक्विटी होता है, जिसे बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। ठीक है। अब बात करेंगे लायबिलिटी की। किसकी बात करेंगे? लायबिलिटी। लायबिलिटी भी तो है, कैपिटल के बाद लायबिलिटी रहती थी बैलेंस शीट में। पहले कैपिटल रहती थी, फिर नीचे लायबिलिटी रहती थी लॉन्ग टर्म। ठीक है। अब लायबिलिटी को हम इसमें दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में। सिंपल, 12 महीने से ऊपर, 12 महीने से नीचे। क्या बोला मैंने? 12 महीने से ऊपर, 12 महीने से नीचे। सिंपल। अगर 12 महीने से, इसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटी। 12 महीने से ऊपर की लायबिलिटी जो होगी वो होगी नॉन करंट लायबिलिटी, समझ गए? और 12 महीने से नीचे की जो होगी वो होगी करंट लायबिलिटी। ये हेडिंग है। ये क्या है? हेडिंग है। ये तीनों हेडिंग है जो हमारी किसके अंदर आती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर। समझ आगे क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं? हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ते हैं। ये कंपनी है, कंपनी को प्रॉपर्ली प्रोसीजर के साथ चलाना होता है। क्लियर हो गया? ये नॉर्मल बैलेंस शीट है, देखो कुछ नहीं है, बैलेंस शीट सेम वही है। पहले बैलेंस शीट में हम कैपिटल लिखते थे, तो कैपिटल ही हमने लिखी है बस, शेयर होल्डर फंड नाम से हमने कैपिटल लिख दी। ठीक है। फिर हम क्या लिखते थे? फिर बाकी लायबिलिटी लिखते थे। बस यहाँ पे हमने क्या करा? लायबिलिटी को दो पार्ट में बांट दिया। एक बोला 12 महीने से ऊपर, एक बोला 12 महीने से नीचे। 12 महीने से ऊपर जो भी लायबिलिटी होगी सब आएगी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, उसके अंदर भी पार्ट्स होंगे। 12 महीने से नीचे की लायबिलिटी जो होगी, जैसे हमारा होगा क्रेडिटर। क्या हो गया? क्रेडिटर 12 महीने से कम का होता है, 12 महीने से ज्यादा होता है, कम का होता है, तो इसलिए वो हो गया करंट लायबिलिटी में। ठीक है। हमारा कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, छोटे मोटे प्रोविजन कहाँ आता है? करंट लायबिलिटी में आएगा। मैंने बोला डिवेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म हो गया, बड़ी कैपिटल तो कहेगा नॉन करंट लायबिलिटी में। बस ये होता है 3 पार्ट में डिवाइड। पहले बेस समझो, अंदर की चीजें बाद में पढ़ो। अभी बैलेंस शीट पूरी लिखवा दूंगा, पूरी बैलेंस शीट आपको कॉपी में लिखवा के फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगा, कि जो आपको बैलेंस शीट आपको बस पूरी पढ़ लेंगी। पूरी बैलेंस शीट आपको ऐसी याद हो जानी चाहिए कि अगर मैं बोल दूं कि डेटर्स, तो दिमाग में पहले ऐसे डिकोड करो, हमारा एसेट है लायबिलिटी है। तुम देखोगे डेटर तो हमारा एसेट है। अब एसेट हो गया, एसेट भी ऐसे दो पार्ट में डिवाइड है, एक 12 महीने से ऊपर, एक 12 महीने से नीचे। 12 महीने से ऊपर नॉन करंट हो गया, 12 महीने से नीचे करंट हो गया। ठीक है। अब तुम देखोगे भाई डेटर पैसा मिलना है 12 महीने से जल्दी जल्दी, तो हो गया हमारा करंट एसेट। करंट एसेट में किसके अंदर आएगा? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है। तो ऐसे हमें हेडिंग और सब हेडिंग देख के चलना है इसमें। क्लियर हो गया? इसे बेस बता रहा हूं आज, बेस समझो कंपनी का। ये समझ आ गया नॉन करंट और करंट? ठीक है। तो हमारी क्या बोलते हैं, कोई भी लायबिलिटी होगी, कोई भी क्या होगी? कंपनी की लायबिलिटी या कोई भी कंपनी की लायबिलिटी साइड इक्विटी एंड लायबिलिटी नाम से जानी जाती है। वो इन तीनों चीजों से मिलकर बनती है, इन तीनों चीजों से मिलकर बनती है। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, 3 चीजों से मिलकर बनती है। अगर इन तीनों चीजों को मैं टोटल कर दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आ जाएगा। वो किसके बराबर होगा? एसेट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एसेट के बराबर होगा, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है? इक्वल होती है। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूं मैं? कभी कभी क्वेश्चन जब आते हैं आगे जाके, अभी तुम्हारा रेशियो एनालिसिस चैप्टर आएगा, तो उसमें तुम्हें ये दे देंगे और बोलेंगे करंट एसेट निकालो। तो तुम्हें दिमाग लगाना है कि टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होगी? टोटल एसेट के बराबर होगी। कभी कभी तुम्हें बोल देंगे शेयर होल्डर फंड निकालो। अब शेयर होल्डर फंड कैसे निकालोगे? टोटल लायबिलिटी में से करंट और नॉन करंट लायबिलिटी को कर दो माइनस, तो क्या बच गया? शेयर होल्डर फंड बच गया।
समझ आ रहा है लॉजिक क्या बोल रहा हूं मैं? तीन चीजों से मिलकर बनता है हमारा टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। टोटल लायबिलिटी बनता है या इक्विटी लायबिलिटी बनता है तीन चीजों से मिलकर। शेयर होल्डर फंड हो गया पहला, अपना पैसा, फिर हो गया हमारा 12 महीने से ऊपर जो देनी है, फिर 12 महीने से पहले जो देनी है, तीनों चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, नॉन करंट और करंट इन दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल डेट। क्या बोलते हैं? टोटल डेट। क्या बोलते हैं? टोटल डेट। क्योंकि ऊपर तो डेट था ही नहीं, ऊपर वाला तो क्या था? इक्विटी था। क्या था? इक्विटी था। समझ आया? इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। हमने लायबिलिटी को दो भाग में बांट दिया। लायबिलिटी को कितने भाग में बांट दिया? एक इक्विटी और एक डेट। इक्विटी मतलब अपना पैसा, मेरा कोई रिजर्व होगा, मेरा कोई सरप्लस होगा पहले कंपनी का, या मैंने शेयर के थ्रू दूसरों को आके पार्टनर बना लिया, शेयर होल्डर बना लिया, वो अपना पैसा है, वो मैंने दिखा के शेयर होल्डर फंड में। बाकी हो गया मेरा बच गया डेट। क्या हो गया? डेट। डेट मतलब जो बाहर से मैं उधार ले रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ, जो अपना पैसा नहीं है, जो चुकाना है, ठीक है। अब वो डेट दो प्रकार के होते हैं। डेट दो प्रकार के क्या होते हैं? या तो कोई मेरा 12 महीने के बाद जो देना है वो मेरा हो गया नॉन करंट लायबिलिटी हो गया, जो 12 महीने के बाद डेट पे करना है, और जो 12 महीने से पहले पे करना मेरा हो गया करंट लायबिलिटी, मेरा हो गया करंट डेट। तो इन दोनों को मिला के बनता है टोटल डेट। क्या बनता है? टोटल डेट। समझ गए? आसान था। अगर मैं सिर्फ डेट बोलूं, क्या बोलूं? सिर्फ डेट बोलूं, अगर सिर्फ डेट बोलेंगे तो उसका मतलब लॉन्ग टर्म होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म। लॉजिक समझ आ रहा है? अगर मैं बोलूं डेट, सिर्फ क्या बोलूं? डेट बोलूं तो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। अगर मैं टोटल डेट बोलूं तो नॉन करंट प्लस करंट हो जाएगा। आसान है, इजी है। अगर मैं बोलूं, सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि हम निकालेंगे करंट लायबिलिटी। क्या निकालेंगे? करंट लायबिलिटी, ठीक है। और हमें दे रखा है टोटल डेट। क्या दे रखा है? टोटल डेट दे रखा है। अब टोटल डेट दिया हुआ है तुम्हें, टोटल डेट मतलब उसमें करंट लायबिलिटी भी होगी और नॉन करंट लायबिलिटी भी होगी, और साथ में तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है तुम्हें? साथ में तुम्हें दिया हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नॉन करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है। अब या फिर डेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेट दिया हुआ है। पर डेट और अगर टोटल डेट और डेट दे दे फिर तो आसान हो जाएगा ना। पर अगर घुमा के तुम्हें क्या दे रखा है? एक जगह तुम्हें बोल रखा है टोटल डेट। क्या बोल रखा है? टोटल डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। और दूसरी जगह तुम्हें बोल रखा है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बोल रखा है? नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है। अब तुम्हें बोला है कि करंट लायबिलिटी निकालो। आसान है। टोटल डेट में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, क्या बच जाएगा? आसान है, इजी है इतना। लायबिलिटी वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। ये बार बार का बता रहा हूं, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएंगे, पर मेन बेस समझो सबसे पहले। जब बेस क्लियर हो जाएगा उसके अंदर तो फिर तुम चुटकियों में डालोगे सब चीजें। समझ गए ना? इक्विटी लायबिलिटी समझ गया किससे मिलकर बनती है? ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एसेट्स का। अब दूसरी होती है एसेट साइड। क्या होती है? एसेट साइड उसके नीचे आती है। एसेट में भी देखो वही है, ठीक है, नॉन करंट और करंट, बस दो में डिवाइडेड एसेट्स, क्योंकि इसमें इक्विटी तो होता नहीं है ना, ठीक है। इसमें क्या होगा? नॉन करंट और करंट। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एसेट जो हमारा फिक्स एसेट है या हमारे कोई ऐसे एसेट है जो 12 महीने से ऊपर चलने वाले, 12 महीने से ऊपर चलने वाले हैं, वो हमारे नॉन करंट में आएंगे। कोई ऐसे एसेट हैं जो कि बिक जाएंगे या शॉर्ट टर्म के हैं जो कि 12 महीने के अंदर तक कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ये शॉर्ट टर्म के क्रेडिट है, वो होंगे हमारे करंट एसेट। मैंने बोला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या बोला? तो किसमें आएगा? करंट में, नॉन करंट में? वो आएगा करंट में, क्योंकि शॉर्ट टर्म है मतलब 12 महीने से अंदर, शॉर्ट का मतलब 12 महीने से अंदर। अगर मैंने सिर्फ बोला इन्वेस्टमेंट तो क्या होगा? नॉन करंट, क्योंकि लंबे टाइम के लिए 5-6 साल, कितने सालों के लिए होगा। अगर मैंने बोला डेटर्स, क्या बोला? डेटर्स होगा हमारा करंट वाला, क्यों? क्योंकि 12 महीने से पहले मिल जाएगा। अगर मैंने क्या बोला, सुनो, लोन्स एंड एडवांस, क्या बोला? लोन्स एंड एडवांस। अब ये मत सोचना लोन्स एंड एडवांस हमारा लायबिलिटी है। अगर सिर्फ लोन बोलूंगा तो हमारा लायबिलिटी होगा। लोन्स एंड एडवांस का मतलब होता है हमने लोन दिया है, हमने लोन दिया तो इन्वेस्टमेंट होगी कहीं ना कहीं, तो किसमें आएगा? वो नॉन करंट में आएगा। और अगर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस बोला है तो करंट में आएगा। समझ आ गया? फिक्स एसेट है तो किसमें आएगा? इसमें आएगा, ठीक है। करंट एसेट है तो किसमें आएगा? इसमें आएगा, ठीक है ना। इन्वेंट्रीज है तो किसमें आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि इन्वेंट्री शॉर्ट टर्म के लिए होती है, स्टॉक होगा, इसमें आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें आएगा। सिंपल सा है। मैंने बोला नॉन, ठीक है, मैंने बोला इंटेंजिबल एसेट्स का आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि क्या है हमारा फिक्स होता है और लॉन्ग टर्म में होता है। आसान है बिल्कुल। इन दोनों पार्टों को अभी हम क्लेरिफाई करेंगे। अब बस ये दो पार्ट समझ लो, तुम्हें ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा। आसान है। अगर मैं करंट प्लस नॉन करंट कर दूं तो इट विल बी इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। इट विल बी इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके टोटल एसेट आता है।
और टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बराबर होते हैं, तो इन दोनों को मिला के मेरा टोटल लायबिलिटी भी आ जाएगा। ऐसा गेम खेलना है। समझ गया बेसिकली क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को? ठीक है ना? जब इनका आपस का लॉजिक समझ आ जाएगा तो तुम आराम से कर लोगे। कभी कभी तुम्हें क्या बोलते हैं, समझो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए दिया, क्या निकालने के लिए दिया? करंट लायबिलिटी निकालने के लिए दिया होता है, पर तुम्हें वहां पे टोटल लायबिलिटी दी नहीं होती, पर टोटल एसेट दिया होता है। तो दिमाग लगाना, टोटल एसेट किसके बराबर होगा? टोटल लायबिलिटी के बराबर होगा। तो वहां पे टोटल लायबिलिटी भी आ गई, ठीक है, टोटल लायबिलिटी आ गई वहां पे। और क्या होगा तुम्हारे साथ साथ तुम्हें इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी दिया होगा, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड कर दोगे माइनस। अब तुम्हारा क्या बच गया? टोटल डेट बच गया। क्या बच गया? टोटल डेट बच गया। अब टोटल डेट में से अगर तुम नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा? करंट लायबिलिटी बच जाएगा। आसान हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। एक बार जब लिखोगे, करोगे, खुद से ट्राई करोगे, वीडियो को 5 बार देखना कम से कम, आराम आराम से देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा ये लॉजिक। समझ आ रहा है? इजी था इतना कॉन्सेप्ट। एसेट और लायबिलिटी का पहले बेस समझ आ गया। आज आ गया। कल बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, कल बैलेंस शीट प्रॉपर्ली बनाएंगे, कैसे बनती है आपको आई होप पूरा ढंग से क्लियर आ जाएगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी या फाइनेंशियल बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं। एक बार बैलेंस शीट क्लियर हो जाए, हमारी बैलेंस शीट पूरी प्रॉपर हो जाए, उसके बाद आगे के 2 चैप्टर हमारे एक दिन में, कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस हमारे एक दिन में दोनों खत्म। पर पहले तुम्हें बनाना आ जाएगा। समझ आ गया? इसके बाद तुम्हारा रेशियो एनालिसिस भी बच्चों वाला चैप्टर, फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले लगाने से पहले बस अगर तुम्हें ये समझ आ गया लॉजिक, ये लॉजिक जिसको समझ आ गया उसके लिए रेशियो एनालिसिस भी बच्चों वाला चैप्टर है, कुछ नहीं, इसको ढंग से पढ़ लो। क्लियर हो गया? आई होप आपको कंपनी का बेस बिल्कुल समझ आ गया, तो कंपनी का बेसिक की कंटेंट से बैलेंस शीट वो समझ आ गई सबको। तो आज के लिए इतना ही है, कल मैं आपको प्रॉपर्ली बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा, और आज प्लीज इस चीज को ढंग से पढ़ लो, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर दैट।